आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास यूनिट नंबर 3 में ये हैं, तो ये हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 1 हमारे पास है। शॉर्ट क्वेश्चंस में डिफाइन द फॉलोइंग्स, दो टर्म्स हमें गिवन है, इसे हमें डिफाइन करना है। तो नंबर 1 है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और नंबर 2 है बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी है बॉन्ड एनर्जी की। तो बॉन्ड एनर्जी की स्टूडेंट मैंने क्या डिफाइन लिखी है, बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड एनर्जी ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी तोड़ने के लिए। आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि एटम्स बेसिकली क्या करते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। आगे मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, यानी अगर हम बॉन्ड एनर्जी के यूनिट की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया यूनिट किसका, बॉन्ड एनर्जी का। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल भी लिखी हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे कहूँ कि हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो और अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहते हो तो ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 436 किलो जूल पर मोल। लिहाजा मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज 436 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास अगर HCl का मॉलिक्यूल हो और अगर आप HCl के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहते हो तो उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी कितनी, 431 किलो जूल पर मोल। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 431 किलो जूल पर मोल। और लास्ट के अंदर स्टूडेंट्स मैंने बॉन्ड एनर्जी लिखी है HF मॉलिक्यूल की, यानी अगर हमारे पास HF का मॉलिक्यूल हो और अगर हम उसे ब्रेक करना चाहते हो तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है, 567 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की डिफाइन। अगर ये पेपर के अंदर आ जाए तो आप इसके डिफाइन लिख देना और कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना। सेकेंड स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म मौजूद है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान का, और किसके अंदर, किसी मॉलिक्यूल में। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हमारे पास कार्बन का एक एटम मौजूद है और दूसरा एटम भी मौजूद है तो कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का तो उसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान, और किसकी बात कर रहे हैं, हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इट इज़ मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ के यूनिट की तो बॉन्ड लेंथ का यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, जिसको हम ए नोट से रिप्रेजेंट करवाते हैं। और आगे मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, यानी बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ बॉन्ड लेंथ हमारे पास कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान कितनी है, यानी अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है कितनी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब अगर स्टूडेंट्स पे आपसे पूछूं कि इन तीनों एग्जाम्पल में से सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ है हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब कि हमारी बॉन्ड लेंथ क्या है, शॉर्टर है, सबसे कम वैल्यू हमारे पास आ रही है इस वाले एग्जाम्पल में। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा वो होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू जितनी कम होगी बॉन्ड हमारा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हो गई हमारे पास बॉन्ड लेंथ की डिफाइन। पेपर में अगर आ जाए तो ये एग्जाम्पल्स भी आप लिख देना। अब सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है द डायपोल मूवमेंट ऑफ वाटर इज 1.84 डी बाय डी, बेसिकली यूनिट होता है डायपोल मूवमेंट का। हमसे कहा है कि पानी की जो डायपोल मूवमेंट होती है वो होती है 1.84 डी बाय
बट CO2 है ज़ीरो डायपोल मोमेंट। लेकिन अगर हम CO2 मॉलिक्यूल की बात करें तो CO2 मॉलिक्यूल की ज़ीरो डायपोल मोमेंट होती है। वाई? हमें रीज़न बताना है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि जो CO2 मॉलिक्यूल होता है बेसिकली हमारा लीनियर मॉलिक्यूल होता है और इसके डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। और जबकि हमारा जो H2O मॉलिक्यूल होता है वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है और पोलर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट लाजमी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इन CO2, अगर हम बात करें CO2 की, द डायपोल मोमेंट ऑफ वन बॉन्ड इज कैंसल्ड बाय अदर। द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इज अ लीनियर, सो CO2 हैज जीरो डायपोल मोमेंट। क्या मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, CO2 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट कराया जाता है, एरो से रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ से अगर आप गौर करो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो ऑक्सीजन की तरफ है, यानी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ है। और इसी तरह से अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम की बात करूँ तो यहाँ भी हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इस ऑक्सीजन एटम की तरफ है। अगर मैं आपसे पूछूं इन एरो की डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। लिहाजा क्या होगी, बॉन्ड की जो डायपोल मोमेंट्स है वो क्या होगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो डायपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो CO2 मॉलिक्यूल हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है, लिहाजा इसकी डायपोल मोमेंट हो जाएगी जीरो। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम बात करें H2O मॉलिक्यूल की, तो मैंने यहाँ पर लिखा है वाइल एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर गिव इट्स डायपोल मोमेंट। तो H2O मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एंगुलर होता है, या आप कह सकते हो बेंट होता है। अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हो दोनों हाइड्रोजन एटम से जो डायरेक्शन है वो ऑक्सीजन की तरफ है। अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि इन एरो की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, यहाँ पर क्या थी, अपोजिट थी, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट जीरो हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो लिहाजा कोई ना कोई डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी, जो कि कितनी है, 1.85 डी बाय। तो लिहाजा हमारा H2O मॉलिक्यूल क्योंकि एंगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, तो इसकी डायपोल मोमेंट होगी। लेकिन CO2 मॉलिक्यूल हमारा क्या है, लीनियर है, लिहाजा इसकी डायपोल मोमेंट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तीन डिफरेंस हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो नंबर 1 पॉइंट स्टूडेंट मैंने सिग्मा बॉन्ड में लिखा है, इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर हॉरिजॉन्टल और फेस टू फेस और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड हमारा बनता है फेस टू फेस ओवरलैपिंग आप कह सकते हो, सही है, या आप लीनियर ओवरलैपिंग कह सकते हो, या हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग कह सकते हो। यानी जो s ऑर्बिटल्स होता है, या s या p ऑर्बिटल्स होते हैं, या p या p ऑर्बिटल्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड में, वो इस तरह से ओवरलैप करते हैं कि उनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो फेस टू फेस होती है। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आप कह सकते हो कि क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर हॉरिजॉन्टल और फेस टू फेस और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, के उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे s ऑर्बिटल हो गया, p हो गया, ये एक्स एक्सिस के अंदर क्या करते हैं, फेस टू फेस ओवरलैप करते हैं। आगे डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हमारा बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय वर्टिकल और साइड वे ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड हमारा बनता है जब वर्टिकल ओवरलैपिंग होती है, यानी वाई एक्सिस के अंदर ओवरलैपिंग होती है, या साइड वे ओवरलैपिंग होती है किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ SS, SP एंड PP ऑर्बिटल्स। यानी अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वो SS भी हो सकते हैं, SP भी हो सकते हैं, और PP ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हमेशा बनता है जब हमारे PP ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ PP ऑर्बिटल्स। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, द फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। यानी दो एटम्स के दरमियान जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, वो हमेशा हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद बाकी जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं, यानी डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पर लिखा है, द बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड इज पाई बॉन्ड।
यानी सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद जो बॉन्ड बनता है वो हमारा कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। नंबर 4 स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बेसिकली हमें फॉर्मेशन बताता है कौन से कोवेलेंट बॉन्ड की, यहाँ पर आप एक वर्ड लिख लेना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा जब बनता है जब हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड मैंने आपको बताया था सिग्मा के बाद यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बाद डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पाई बॉन्ड को। 5 पॉइंट स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बेसिकली एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जब भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड के अंदर एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि पाई बॉन्ड हमारा बनता है जब पी ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, कि सिग्मा बॉन्ड को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कराते हैं। और अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, तो इसे हम रिप्रेजेंट कराते हैं पाई से। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के दरमियान। सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस मौजूद है बीएमओ और एबीएमओ। तो बीएमओ का मतलब होता है स्टूडेंट्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एबीएमओ का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है, जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब बॉन्ड बनते हैं तो उसको हम कहते हैं बीएमओ, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसको हम कहते हैं एबीएमओ। तो ये आपने डिटेल में पढ़ा होगा, यहाँ मैं आपको सिर्फ डिफरेंस की फॉर्म में बताऊंगा। तो नंबर 1 पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर हम बीएमओ की बात करें यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो इट हैज़ लेस एनर्जी। तो बीएमओ के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन एबीएमओ की बात करें तो इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि बीएमओ के अंदर क्या होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी हमारी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बॉन्ड स्टूडेंट जब हमारे बनते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। लिहाजा मैंने लिखा है इट इज़ स्टेबल, यानी बीएमओ हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। और एबीएमओ के लिहाज से मैंने लिखा है इट इज़ अनस्टेबल। नंबर 3 मैंने लिखा है इट हैज़ एडिशन ऑफ एटम्स बिटवीन द न्यूक्लियाई, कि बीएमओ के अंदर क्या होता है, एटम्स बेसिकली ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद क्या बनाते हैं, कोई ना कोई बॉन्ड बना लेते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में। लेकिन एबीएमओ के अंदर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, यानी एटम्स जो है वो क्या होते हैं, अलहदा हो जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ मैंने लिखा है इट हैज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ एटम्स बिटवीन न्यूक्लियाई। 4th पॉइंट मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है इट हैज़ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स, यानी इसके अंदर अगर हम बीएमओ की बात करें तो यहाँ पर जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं 2 एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एबीएमओ के अंदर, एबीएमओ में बॉन्ड्स हमारे एक तरह से क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं 2 एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान। बीएमओ की अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज नोटेड बाय सिग्मा, और अगर हम एबीएमओ की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं सिग्मा स्टार से। बीएमओ के अंदर क्या होते हैं, शुरू में मैंने आपको बताया बॉन्ड बनते हैं, और एबीएमओ के अंदर क्या होता है, बॉन्ड हमारे नहीं बनते, बॉन्ड हमारे ब्रेक होते हैं एक तरह से। तो ये हो गया डिफरेंस किसके दरमियान, बीएमओ और एबीएमओ के दरमियान। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं डिफरेंस वीबीटी और एमओटी के दरमियान। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है वीबीटी स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी वीबीटी की फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और एमओटी की फुल फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सही है स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो एमओटी हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बताती मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। लिहाजा मैंने लिखा इट डिफाइंस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एमओटी में मैंने लिखा इट डज नॉट डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नंबर 3 पॉइंट मैंने वीबीटी के अंदर लिखा है कि वीबीटी थ्योरी हमारी अप्लाई होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पर, और एमओटी थ्योरी हमारी अप्लाई होती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल पर। नंबर 4 पॉइंट मैंने लिखा है इट एक्सप्लेन्स अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
वीबीटी थ्योरी हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, और जबकि एमओटी थ्योरी हमें बताती है इट एक्सप्लेन्स अबाउट द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ये हमें पता चलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाते हैं लास्ट शेल के, उनका जो ऑर्बिटल होता है वो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम एमओटी की बात करें तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो ये हो गया डिफरेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के दरमियान। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में मौजूद है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद साइंटिफिक रीजंस। हमें कुछ बातें यहाँ पर गिवन है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है साइंटिफिकली। तो नंबर 1 हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रोंग होता है, पाई बॉन्ड क्यों स्ट्रोंग नहीं होता। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस के अंदर बताया था, सिग्मा बॉन्ड बनता है फेस टू फेस ओवरलैपिंग से, तो आप देख सकते हो ये फेस टू फेस ओवरलैपिंग है। और ये पाई बॉन्ड आपका बनता है साइड वे ओवरलैपिंग से, वाई एक्सिस यूज हो रहा है, तो ये हमारी क्या है, पीपी ओवरलैपिंग है, यानी पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग है। अब हम देख लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड क्यों वीक होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें पता चलती है ओवरलैपिंग से। देयरफॉर इन सिग्मा बॉन्ड द फेस टू फेस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज वेरी लार्ज, while in pi bond the extent of sideway overlapping is small। इसका क्या मतलब है, इसमें यह बात बताई गई है कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन पाई बॉन्ड के अंदर क्योंकि साइड वे ओवरलैपिंग होती है, साइड वे ओवरलैपिंग स्मॉल होती है। इसके अंदर आप देख सकते हो माइनर लॉब्स और मेजर लॉब्स मौजूद हैं, तो ये क्या है, स्मॉल ओवरलैपिंग है, इसलिए हमारा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास रीजन हमसे पूछा गया है HF हैज ग्रेटर आयोनिक करेक्टर देन HCl। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि फ्लोरीन हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है जो कि 4 है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो HF हैज हाईएस्ट आयोनिक करेक्टर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन H एंड F इज हाईएस्ट। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, लिहाजा फ्लोरीन जिस भी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आयोनिक करेक्टर्स क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो HF के अंदर बहुत ज़्यादा आयोनिक करेक्टर्स होते हैं, यानी आयोनिक बॉन्ड वाली करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इसका जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। थर्ड रीजन स्टूडेंट्स हमसे पूछा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग मल्टीपल बॉन्ड इज हाई, के बॉन्ड एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की जिसपे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ एग्जांपल मैंने दी है, अगर आप देखो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 347 किलो जूल पर मोल। कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 614 किलो जूल पर मोल। कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 839 किलो जूल पर मोल। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जब हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड जब हमारा बढ़ने शुरू होंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज मेजर्ड बाय इट्स बॉन्ड एनर्जी, कि अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ मालूम करना चाहते हैं तो वो हम मेजर करेंगे किससे, बॉन्ड एनर्जी से। व्हेन अ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, जब हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सही है, और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर हमारा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सही है, अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के दरमियान जब ट्रिपल बॉन्ड है, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके अंदर है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा है कार्बन और कार्बन के दरमियान जब दोनों के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी। व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर इज हायर, यानी जो बॉन्ड का ऑर्डर होगा वो हायर होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है।
तो क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो बॉन्ड का जो ऑर्डर है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ यानी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही इसका रीज़न है। नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन, ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन हेक्सेन, एक्सप्लेन व्हाई। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है ऑयल एंड हेक्सेन आर नॉन पोलर सब्सटेंस व्हाइल वाटर इज पोलर सब्सटेंस। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ऑयल और हेक्सेन हमारे नॉन पोलर सब्सटेंस हैं, जबकि पानी हमारा पोलर सब्सटेंस है। और अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, यानी अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी सेम हमेशा डिजोल्व हो जाते हैं सेम के अंदर। क्या मतलब, ऑयल हमारा क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि ऑयल हमारा नॉन पोलर है, लेकिन वाटर क्या है, पोलर है। तो हमारा ऑयल क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा वाटर में। लेकिन अगर आप ऑयल को डिजोल्व करोगे हेक्सेन में, क्योंकि ऑयल आपका क्या है, नॉन पोलर है, और हेक्सेन भी क्या है, नॉन पोलर है, तो ऑयल फिर आपका क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा किसमें, हेक्सेन में। तो यही इसका रीज़न है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 3 के वो समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है जब मैंने न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाई थी। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को समझना चाहते हो तो आप मेरी न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो देख लो यूनिट नंबर 3 की। लिहाजा स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।